अब ये नया नियम शुरू होने चल रहा है कंडीशनल सेंटेंसेस का। ये वाला नियम आप ये मान के चलिए आप लोग, ये जो चलेगा कंडीशनल सेंटेंस, इसका मतलब होता है कि कहीं पे कोई शर्त दी गई होगी, अगर ये होगा तभी ये होगा। तो इससे शुरू करने से पहले कुछ चीज और जान लेते हैं। ये जो है कंडीशनल सेंटेंसेस, ये टेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, तो वो सब ठीक है, वो सब मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, उसमें जो नियम बताए गए थे, आप लोगों को बताए गए होंगे, अपने टीचर ने बताया होगा टेंस में, अगर किसी शब्द मतलब कोई सेंटेंस है वो गा गी गी से खत्म हो रहा हो, तो आप लोग उसको फ्यूचर मान के चलें, मतलब आप लोग उसको फ्यूचर मान लीजिएगा। होता है ना ऐसे ही कि कोई टेंस, कोई लाइन लिखी गई हो, जैसे वह विद्यालय जाएगा, तुम गाना गाओगे, वो सब लोग बगीचे में घूमने जाएंगे। तो नॉर्मली क्या बताया जाता है टेंस बताते समय, यही कि किसी शब्द, कोई भी लाइन हो, कोई भी सेंटेंस हो, उसकी वो अगर गा गी गी से खत्म हो रहा हो, तो आप मान के चलिए फ्यूचर में है, और आप लोग उसको हल करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए आप लोग विल या शैल का प्रयोग करिएगा। विल और शैल, ये क्योंकि जब फ्यूचर में है तो यही दो सहायक क्रिया है, यही लगाना है आपको। ठीक है, बताया तो यही जाता है ना, सबको बताया गया होगा। और हाँ, तो यही होता है। तो नॉर्मली ऐसे बताया जाता है कि अगर लास्ट में गा के आएगा तो आप लोग फ्यूचर उसको समझ जाइएगा, और उसके हिसाब से आप लोग इन दोनों में से कोई एक सहायक क्रिया लगा दीजिए, हो जाएगा। वो अपनी जगह पे सही था, लेकिन आज जो बात होने चल रही है यहाँ पे, अगर गागी गे आएंगे तो इसका मतलब फ्यूचर हो जरूरी नहीं, इसलिए इधर पहले से लिख दिया गया है एकदम लास्ट में, नो फ्यूचर। ये फ्यूचर नहीं है, ये फ्यूचर की बात हो रही नहीं। अगर कहीं ऐसे लिख के आ जाए सीधा सीधा, अगर आप पत्थर को पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगा, या तो डूब जाएगा। अगर आप पत्थर को पानी में डालेंगे, अब आप लोग देखेंगे यही कि लास्ट में गा तो आ रहा है, अगर आप पत्थर को पानी में डालेंगे तो विल स्टाइल में से कुछ लगा दीजिए, और तो डूब जाएगा, या तो वो डूब जाएगा, वो मतलब पत्थर डूब जाएगा। तो अगर आप पत्थर को पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगा। तो अगर आप लोगों को मान लीजिए ये वाला सिस्टम नहीं पता है नियम कि कंडीशनल क्या होता है, तो आप लोग ये विल स्टाइल में से लगा देंगे तो और ये गलत हो जाएगा तुरंत। तो पुराना वाला नियम यहाँ पे नहीं लगाना है, ये थोड़ा अलग चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा विल स्टाइल वाला ये सिस्टम कि लास्ट में अगर गागी गी आएगा तो वही लगाया जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, लिखा जरूर गया सब में गा गा आया है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है ना नो फ्यूचर, मतलब इसमें फ्यूचर वाला नियम नहीं लगाना है अभी। ठीक है, तो ये चीज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं इनको। अब देखिए कंडीशनल सेंटेंस, ये थोड़ा अलग होते हैं, लेकिन आप लोग जान लेंगे तो कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, देखिए जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इसमें एक शर्त दी जाती है, कोई शर्त, कि अगर ये चीज होगा तभी ये होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये पहले चीज होगी तभी ये दूसरी हो सकती है, अगर ये नहीं होगा तो ये किसी कीमत पे नहीं हो सकती। आप कुछ ऐसे मान चलिए। ठीक है, तो अगर ये होगा तभी ये होगा, तो शर्त क्या है, शर्त ये है कि पहले ये होना चाहिए तब ये होगा। अगर तुम मुझे बुलाओगे तब मैं आ जाऊंगा, तो मैं कब आऊंगा, जब तुम बुलाओगे तभी, कोई और बुलाएगा तो मैं नहीं आऊंगा, जब तुम बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा। अगर तुम गाड़ी चलाओगे तो मैं कार में बैठ जाऊंगा। अगर वो शादी के लिए आमंत्रित करेगा तो हमारा पूरा परिवार जाएगा। हाँ, लेकिन अगर वो आमंत्रित करेगा तभी, कोई और आएगा तो नहीं। इस हिसाब से ये शर्त दी जा रही है ना, कि अगर तुम ही बुलाओगे शादी में तभी हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो शर्त ये है कि अगर तुम ही बुलाओगे तभी आएंगे, अगर तुम्हारे पापा मम्मी और कोई कहेगा तो नहीं आएंगे। तो शर्त ऐसे बनाई जाती है कि कुछ किसी चीज को रख के बांध दिया जाता है कि अगर तुम कहोगे तभी ऐसा होगा या वैसा होगा, अगर तुम बुलाओगे तभी हम आएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ इसी तरह से बातचीत होगी। तो अब चलते हैं, चलिए शुरुआत से समझ लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंस इन्हीं को बोला जाता है, यहाँ पे शर्त कोई रख दी जाए, अगर ऐसा होगा तभी ये होगा, ऐसे। ठीक है, तो ये चार तरीके से बनाए जाते हैं। वैसे कंडीशनल सेंटेंस चार तरीके के होते हैं, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो, वैसे 11th 12th में लगभग ये पढ़ा दिया जाता है, 11th 12th में शायद ये बता दिया जाता है, अगर टीचर ठीक ठाक रहेंगे इंग्लिश में बता देंगे। तो ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस चार तरीके से बनते हैं। नंबर वन ये होता है, कहा जाता है उसको जीरो कंडीशनल, एक ये, दूसरा होता है फर्स्ट कंडीशनल, ये ऐसे होता है, दूसरे को कहा जाता है फर्स्ट कंडीशनल, तीसरे को सेकंड कंडीशनल, और जो चौथा होता है उसको कहा जाता है थर्ड कंडीशनल। ठीक है, तो इस हिसाब से कंडीशनल सेंटेंस मेन जो होते हैं वो कितने प्रकार के हो गए, चार। तो एक जीरो कंडीशनल जो सबसे ऊपर दिया गया है, दूसरा फर्स्ट कंडीशनल कहा जाता है, तीसरा
जो टाइप होता है उसको कहा जाता है सेकंड कंडीशनल, और जो फोर्थ होता है चौथा वाला उसको कहा जाता है थर्ड कंडीशनल। समझ में आ गई बात यहाँ तक? अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब अगर मान लीजिए कभी भी इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाए, जीरो कंडीशनल कब लगता है? जीरो कंडीशनल ये तब लगाया जाता है कहीं पे। अच्छा, इससे पहले कुछ और समझ लीजिए। ऐसे मान लीजिए एक सेंटेंस में लिख के बता दे रहा हूं, इफ यू कॉल मी, इफ यू कॉल मी आई विल कम, आई विल कम। अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा। इसका मतलब यही है, अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा। हिंदी मैंने लिखा नहीं है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया सीधा। अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा। इफ यू कॉल मी आई विल कम, ऐसे ही। यहाँ पे विल नहीं लगेगा, सीधा सही लिखा गया है जो लिखा गया है। इफ यू कॉल मी, अभी समझ में आ जाएगा क्यों, बशर्ते अभी थोड़ा जो मैं बताना चाहता हूँ वो समझने की कोशिश करिए। इफ यू कॉल मी, अगर तुम मुझे बुलाओगे तो आई विल कम, मैं आ जाऊंगा। चल रहा है ना साउंड? ठीक है, तो इस हिसाब से ऐसे, अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा। ये जो बनेगा कंडीशनल सेंटेंस, इसमें दो क्लॉजेज होंगे। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्लॉज क्या होता है। देखिए, क्लॉज जो होता है एक जिसमें ये इफ लगा होगा। अब आप लोग सोच सकते हैं सर अगर कहीं पे इफ ना दिया हो तो इधर हिंदी वाला दे दिया गया हो कि अगर तुम आग से खेलोगे तो तुम जल जाओगे, ऐसे। या फिर कुछ भी ऐसा बोलना हो, अगर मैं एक पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, ऐसे। अगर ऐसे दे दिया जाए तो वहां पे कैसे पता चलेगा इफ वाला कौन सा है? तो कहने, अगर इंग्लिश में लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा, इफ यू कॉल मी आई विल कम, सेम ऐसे। तो ये जहां पे इफ लगा होगा, आप मान के चलिए इफ क्लॉज उसी को कहा जाएगा जहां पे ये इफ लगा होगा जिसमें। और दो भाग हमेशा आपको देखने को मिलेंगे अगर शर्त वाला है तो, ठीक है। जैसे इधर, अगर आप मुझे दहेज देंगे तो मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। शर्त क्या है? दहेज दोगे तभी शादी होगी, नहीं तो शादी कैंसिल। ऐसे ही, अगर मैं एक पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। दो पार्ट हो गए ना, अगर मैं एक पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। तो एक पक्षी होता ये अलग की बात है, और आसमान में उड़ता ये दूसरी बात है। तो ऐसे ही दो दो आप पार्ट आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो एक ऐसे होगा, एक इधर से। तो जहां देखिए, अगर अगर जहां पे लगा है तो आप मान के चलिए, अगर को इंग्लिश में इफ बोला जाएगा, इफ मतलब यदि इसे पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, उसका मतलब अगर भी होता है, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में कहीं पे इफ लगा हो तो आप मान के चलिए इफ क्लॉज वही होगा, इफ क्लॉज, CLAUSE। और क्लॉज क्या होता है? अब अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है तो अभी बताऊंगा तो अभी और लंबा हो जाएगा कहानी। वैसे क्लॉज आप ये मान के चलिए, जो ऐसे लिखा जाता है ना, ऐसे किसी तरह तरह से, मतलब ऐसे। क्लॉज उसे कहा जाता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, और मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले चाहे मेन वर्ब, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, जब ये दोनों मिलते हैं तब जाके बनाता है एक क्लॉज, ठीक है। इधर देखिए, अगर तुम बुलाओगे तो यू आ गया ना, सब्जेक्ट बुलाने वाला। उसके बाद कॉल, अगर तुम बुलाते हो, देखने में ऐसा लग रहा होगा अगर तुम बुलाते हो, लेकिन यू सब्जेक्ट आ गया, कॉल। इफ यू कॉल, अगर तुम बुलाते हो, सब्जेक्ट भी आ गया, कॉल। तो सब्जेक्ट और वर्ब आ गए ना, तो बन गया एक क्लॉज। दूसरे वाले में आई लिख दिया गया, वैसे आई विल या आई शैल पढ़ सकते हैं आप इसको। तो आई भी एक सब्जेक्ट है, और विल या शैल जो कुछ आप समझ लीजिए, इसको लिखने को आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आई विल या शैल कह लीजिए, तो ये भी तो बन गया, दोनों मिला के एक क्लॉज। इसी को कहा जाता है क्लॉज, ठीक है। एक क्लॉज जो होता है वो एक कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। जो क्लॉज होते हैं वो खासकर दो तरह के होते हैं। थोड़ा बता दूं इसी के बारे में क्या, समझिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज ही रहेंगे ये क्या होता है। तो ये होता है इफ क्लॉज, इसको कहा जाता है जिसमें इफ लगा होता है, और जो बच जाता है उसको कहा जाता है मेन क्लॉज, MEIN, मेन, CLAUSE, मेन क्लॉज। जो बच गया उसमें, जो बच गया उससे मतलब ये है कि जिसमें इफ नहीं लगा होगा। इफ या फिर कभी कभी व्हेन जो लिखा गया है ना, तो कभी कभी इफ लगा के दिया जा सकता है, या फिर कभी कभी व्हेन लग सकता है इफ की जगह पे। तो चाहे इफ लगा हो चाहे व्हेन लगा हो, जिसमें ये लगा होगा आप मान के चलिए इफ वही है, इफ क्लॉज वही है, ठीक है, अगर कहीं पे लिखा होगा तो ऐसे इफ क्लॉज ये हो जाता है, और जो बचेगा वो मेन क्लॉज होगा, ठीक है। अब जो इफ वाला क्लॉज है ये, हाँ मैं क्लॉज बता रहा था ना,
जो क्लॉज होता है सबसे पहले ये जान लीजिए वो सब्जेक्ट और वर्ब, मतलब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, या फिर कहीं हेल्पिंग वर्ब ना लगी हो तो मेन वर्ब सीधा। तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों लगे होंगे जहाँ पे, ये उसमें लगे होते हैं और वो एक कंप्लीट मीनिंग भी दे सकते हैं और कंप्लीट मीनिंग नहीं भी दे सकते हैं। सेंटेंस जो होता है वो कंप्लीट मीनिंग देता है, लेकिन क्लॉज कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। जैसे इफ यू कॉल मी, अगर तुम मुझे बुलाओगे, तो ये एक क्लॉज हो गया, क्योंकि क्लॉज का नियम ये कहता है कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया। अगर आप मुझे बुलाओगे, इफ यू कॉल मी, लेकिन मीनिंग कंफर्म है क्या, मतलब पूरा हो गया क्या मीनिंग? नहीं हुआ ना, अधूरा सा लग रहा है कुछ। अगर तुम मुझे बुलाओगे, तो अगर आप इतना बोल देंगे किसी के सामने तो वो बोलेगा अरे आगे बोलो यार, आगे आगे बोलो। अगर तुम मुझे बुलाओगे, अगर उसने कहा होता तो आप लोग सोचेंगे ना अरे आगे कुछ बताओ और यार, इतना कैसे? तो ये अपने आप में पूरा नहीं है। इसको आप कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। इसी को ये भी कहा जाता है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट DENT, डिपेंडेंट क्लॉज CLAUSE। तो आप चाहे इफ क्लॉज कह लीजिए, चाहे डिपेंडेंट क्लॉज कह लीजिए इसको। और इसको कहा क्यों जा रहा है? इफ क्लॉज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें इफ लगा होता है, और डिपेंडेंट क्लॉज इसलिए कहा जाता है क्योंकि डिपेंडेंट वो होता है जो किसी पर निर्भर हो, किसी पर आश्रित हो। तो ये आश्रित कैसे हुआ? बात आश्रित होने से मतलब ये है कि इफ यू कॉल मी, अगर तुम मुझे बुलाओगे, ये अपने आप में पूरा मतलब नहीं बता रहा है, पूरा अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है इसमें। ये अधूरी जानकारी दे रहा है कि अगर तुम मुझे बुलाओगे। अब इसमें कौन क्या समझे, अगर तुम क्या बुलाओगे, ये वैसे ही लग रहा है पूरा अधूरा है। इसीलिए ये क्या है, डिपेंडेंट है। किस पर? दूसरे वाले पर। और दूसरा कौन सा है? ये वाला। तो डिपेंडेंट ये हुआ, और इसको कहा जाता है इनडिपेंडेंट क्लॉज। इन आप लोगों को ये सब सुनने को मिलेगा, वैसे हो सकता है पढ़ाया गया हो। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉज CLAUSE। इंडिपेंडेंट का मतलब जो अपने आप में पूरा अर्थ देता हो, जिसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। और वैसे ही आप देखिए आई, इसको पूरा लिख देते हैं, आई लाइल करना पड़ता बार बार, आई ऐसे, आई विल कम ऐसे। अब आप देखिए ना, तो एक क्लॉज हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, और इधर जो दिया गया है ये अपने आप में पूरी मीनिंग दे रहा है। आई विल कम, मैं आऊंगा। मैं आऊंगा ये तो अपने आप में पूरा ही है एकदम से। तो ये अपने आप में पूरा है, इसको किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। और जिसे किसी की सहारे की जरूरत नहीं होती उसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट। इसका मतलब वो अपने आप में पूरा है, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो उसी को, जैसे हमारा देश क्या है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। हमारे देश को किसी की जरूरत नहीं है। हम लोग अपना मतलब हमको जो चाहिए हमारे पास सब कुछ है, तो हमें किसी की जरूरत नहीं, हम लोग इंडिपेंडेंट। अभी इंडिपेंडेंस डे आया था ना, मतलब आता है स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। तो उसी से बनता है इसे इंडिपेंडेंस डे, मतलब हम लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं है, ऐसे मान के चलिए आप। तो इसी ऐसे ही इंडिपेंडेंट क्लॉज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये फ्री है, इसमें सब कुछ पहले से है, ये पूरा अर्थ दे रहा है। तो आई विल कम, मैं आऊंगा, ये अधूरा है नहीं, ये पूरा है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है, या फिर मेन क्लॉज इसी को कहा जाता है, ये मेन क्लॉज। और ये तो ये इंडिपेंडेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरा मीनिंग दे देता है और कोई भी समझने वाला आराम से समझ सकता है। तो ये हो जाता है आई विल कम, मतलब मैं आऊंगा। अब इसमें कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये बोला जाएगा कि अगर अगर तुम बुलाओगे, अगर तुम बुलाओगे, तो ये तो पूरा नहीं है कि अगर तुम बुलाओगे। इसका मतलब इसको अभी और कंफर्म करना पड़ेगा, इसको किसी के सहारे की जरूरत है। तो ये डिपेंडेंट है, मतलब निर्भर है किस पर? इस पर। तब जब ये दोनों साथ में जुड़ेंगे तब जाके मतलब क्लियर होगा इसका कि अगर तुम मुझे बुलाओगे तभी मैं आऊंगा, ऐसे। तो जो किसी पर निर्भर होता है उसी को कहा जाता है डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये इस पर निर्भर है दूसरे वाले पे, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज बोला जाता है। और ये किसी पर निर्भर नहीं है, ये अपने आप में पर्याप्त है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट बोला जाता है। बस, तो बस ऐसे ही होता है। बस ये ग्रामर की चीज है फिलहाल, अब आ ही के बीच में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, इसलिए इसको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ऐसे बोला जाता है। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग बता सकते हैं। तो ऐसे इफ क्लॉज, और क्लॉज का मतलब मैंने बता दिया, कभी कभी ये पूरा मतलब दे सकता है, कभी कभी नहीं दे सकता है। ठीक है, तो इधर देखिए, इधर पूरा मतलब दे रहा है ना, पूरा अर्थ कंफर्म कर दे रहा है कि आई विल कम। इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आई विल कम, मैं आऊंगा, बस पूरा हो गया। लेकिन तो यहाँ पे इसने पूरा पूरा अर्थ दे दिया है।
पूरा पूरा अर्थ मतलब बता दिया है, पूरा अर्थ दे दिया है, लेकिन वही इधर क्या कर रहा है, इधर अधूरा जानकारी दे रही है, मतलब अधूरी जानकारी दे रहा है कि अगर तुम बुलाओगे, तो इसीलिए इसको डिपेंडेंट बोला जाता है, इसको इंडिपेंडेंट। समझ में आ गई बात। और जो मैंने आप लोगों को कहा था कि ये कभी कभी पूरी जानकारी दे सकता है, कभी कभी नहीं दे सकता है, लेकिन जो सेंटेंस होता है वो पूरी। तो और अगर आप इसको अलग कहीं लिख देना, आई ऐसे, विल गो ऐसे, तो इसको आप सेंटेंस भी कह सकते हैं। बात ये है, लेकिन आप इसको सेंटेंस नहीं कह सकते केवल इतना लिख के कि ये एक सेंटेंस है। सेंटेंस का नियम ये क्या, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है ना, सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस का नियम ये होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक कंप्लीट सेंस देता हो, जो पूरी मीनिंग स्पष्ट कर देता हो, उसी को कहा जाता है सेंटेंस। ये तो पूरा स्पष्ट करके बता रहा ना, आई विल गो, यहाँ पे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आई विल गो, मैं जाऊंगा, काम खत्म। लेकिन क्या ये बोल रहा है वैसे, मतलब क्या ये पूरी जानकारी दे रहा, नहीं दे रहा, क्योंकि ये अधूरी है ना। इफ यू कॉल मी, अगर तुम मुझे बुलाओगे, तो ये तो पूरा नहीं, तो ये सेंटेंस नहीं है। लेकिन हाँ, आप इस ये कहीं अकेले लिखा हो, लेकिन तब अकेले लिखा हो तो आप इसको सेंटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये वाला तो अधूरा है। इस हिसाब से ये होता है क्लॉज। अब कोई दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा, नहीं तो हम चलते हैं कहानी पे, कहाँ के कहाँ पहुंच गए हम लोग। हाँ, तो इस तरह से होगा, दो पार्ट रहते हैं इसमें, एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। और एक इफ वाला क्लॉज कहीं की बोल दिया जाता है, कहीं कहीं मेन क्लॉज इसको बोला जाता है। तो कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज कहे चाहे मेन क्लॉज कहे, बात इसी की जान लीजिए, इसी की हो रही है। और कहीं अगर कोई इफ क्लॉज बोले या फिर डिपेंडेंट क्लॉज, तो भी जान लीजिए आप इसी की बात हो रही है, जो किसी पर निर्भर है, जो पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है उसको। तो इस हिसाब से कहीं अगर लिखना हो कि अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा, ये, तो इसको अगर आप चाहें तो पीछे भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा गया है कि अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा, तो इस हिसाब से लिखा गया है, इफ यू कॉल मी आई विल कम, सही है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, मामला तभी सही है। तो ये हो जाएगा फिर आई विल कम, बस। अब इधर तो फिर ये खत्म कर दीजिए, इधर ऐसे चाहे लिख दीजिए, आई विल कम इफ यू कॉल मी, अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा, मतलब दोनों का सेम ही होगा। चाहे आप पहले इसको लिख दीजिए, चाहे इसको लिख दीजिए, चाहे इसको कर दीजिए, चाहे फिर इसको लाके इधर कर दीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सिस्टम इतना काम करता है। अब चलते हैं जहां हम लोग बात करने वाले थे वहां पे। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए अब चलते हैं मेन नियम पर। तो ये सब समझ में आ गया, क्योंकि यही सब अभी खेल होने वाला, मतलब यही सब आएगा आगे। देखिए जीरो कंडीशनल कैसे होता है। जीरो कंडीशन हम लोग कहेंगे किसे,